और हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि इसको साड़ी पहनकर अपनी पहचान छुपानी पड़ी। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। इसी विचार के साथ देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। इसके बाद 1967 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और यहीं से कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ था नरम दल और दूसरी तरफ था गरम दल, और देश भर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी फिर से एक बार सरकार बना ले। कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है देश में, ये बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार। बात बाजार में आज बात होगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के इतिहास पर बात होगी और कांग्रेस की अब तक की यात्रा पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 1857 से, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में भारी विद्रोह हुआ। वैसे तो ये विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इस विद्रोह से अंग्रेजों के मन में भारतीयों का डर बैठ चुका था। अंग्रेज इसके बाद नहीं चाहते थे कि भारत में दोबारा ऐसा कोई विद्रोह हो। इसलिए वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा मंच स्थापित किया जाए जिसमें अगर फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भारत के कुछ प्रबुद्ध लोग हों जो भारतीयों से संवाद स्थापित करें और उनके गुस्से को शांत कर सकें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज जो कि सिविल सर्वेंट था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने की थी। दरअसल बात यह है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उत्तर प्रदेश के इटावा का जिलाधिकारी था। भारत के लोगों ने इसको भी मारने की कोशिश की थी और हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि इसको साड़ी पहनकर अपनी पहचान छुपानी पड़ी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। एलन ने बहुत करीब से उस पूरे विद्रोह को देखा था और खुद झेला भी था। इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि भारत में दोबारा ऐसा कुछ हो। इसी विचार के साथ उसने 1885 में भारत के 72 प्रबुद्ध लोगों को एकत्रित किया और मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उन्नीस 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। दरअसल अंग्रेजों ने बांटो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल उस समय 8 करोड़ के साथ देश में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत था, जिसमें आज का बांग्लादेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये सभी शामिल थे। अंग्रेजों ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में आसाम और बांग्लादेश था जो कि मुस्लिम बाहुल्य था, और बाकी के बचे हिस्से में पूरा बंगाल था जो कि हिंदू बाहुल्य था। अंग्रेजों के इस फैसले का पूरे बंगाल में, या कह लीजिए पूरे देश में, भारी विरोध हुआ और इसके साथ कांग्रेस पार्टी पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो कि अब तक अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही थी, वो भी अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध करने लग गई और यहीं से अंग्रेजों की और कांग्रेस पार्टी की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसी सिलसिले में 1905 में बनारस में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में इस आंदोलन का मुद्दा उठाया गया। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। दरअसल कुछ ऐसे नेता थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे आगे आता है। वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को उग्रवादी नीति अपनानी चाहिए और स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित न रखकर पूरे देश भर में फैलाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हमें अभी भी अंग्रेजों के प्रति उदारवादी रहना चाहिए और यहीं से कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ था नरम दल और दूसरी तरफ था गरम दल। नरम दल में मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी जैसे तमाम नेता शामिल थे। दूसरी तरफ गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेता शामिल थे। और अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1915 में, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। गांधी जी के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी में पहले केवल कुछ बुद्धिजीवी लोग रहते थे। गांधी जी ने उसको आम जनता के साथ जोड़ दिया और इसी सिलसिले में 1924 में गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों पर्यायवाची शब्द बन गए। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सफर में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया साल 1929 में। यहाँ दो बड़ी चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उससे दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यानी जो कांग्रेस पार्टी अब तक अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी अब उसका मकसद ये हो गया कि हमें देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है। और इसके बाद आपको पता है कि लंबे संघर्ष के बाद
कांग्रेस पार्टी के योगदान के बाद और इसके अलावा और भी कई लोगों के योगदान के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि तब कोई चुनाव नहीं हुए थे देश में, संविधान भी लागू नहीं हुआ था। 1950 में हमने संविधान को अपनाया और इसके बाद 1951-52 में देश में पहले चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटों पर जीत हासिल की और इसके साथ ही साथ लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत के पीछे कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के कद का कोई नेता नहीं था, उनके जितना लोकप्रिय कोई नहीं था। दूसरा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे देश भर में फैला हुआ था। कांग्रेस का काडर पूरे देश भर में था। इसके उलट कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका संगठन पूरे देश भर में हो। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण था वो ये कि देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा और इसीलिए कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी का सफर बहुत लंबा चला। 1957 में चुनाव हुए, 1962 में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ी और उससे बड़ी जीत हासिल करती रही। 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 1966 में शास्त्री जी का निधन हुआ तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1966 से 1971 तक का जो पड़ाव था ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा था। दरअसल 66 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1967 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। कांग्रेस जो अब तक एक तरफा जीत हासिल कर रही थी उसे 1967 में जैसे तैसे जीत मिली, जैसे तैसे इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी जी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के संगठन के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी का संगठन उस समय के कामराज, निजलंगप्पा, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे नेताओं के हाथ में था जिसे सिंडिकेट गुट कहते थे। अब हुआ ये कि इंदिरा गांधी एक तरफ थी और ये सारे नेता एक तरफ, और इन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि आखिरकार 1969 में इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया और कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक था सिंडिकेट और एक था इंडिकेट। इंडिकेट जो इंदिरा जी वाला गुट था उसको कहते थे और बाकी का जो था जिसमें कामराज और मोरारजी देसाई, निजलंगप्पा ये सब थे, उस गुट को सिंडिकेट गुट कहते थे। इंदिरा जी ने कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद अपनी एक नई कांग्रेस पार्टी बना ली और 1971 में वो उसी पार्टी के साथ चुनाव में उतरी। जब चुनाव हुए तो इंदिरा जी वाली कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता मिली और इसके बाद इंदिरा गांधी अपनी सफलता के, अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर चढ़ने लग गई। लेकिन इसके बाद आया साल 1975 जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। करीब 2 साल बाद जब देश से आपातकाल हटा तो देश में लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये सरकार देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि मोरारजी भी बहुत लंबे नहीं टिक पाए। 2 ही साल में फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए और फिर आया 1980। 1980 में फिर से देश में लोकसभा के चुनाव हुए और इस बार जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी का ऐसा जलवा चला कि इंदिरा गांधी फिर से केंद्र में सत्ता में वापसी कर गई और फिर से एक बार देश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन अब कांग्रेस को अगला झटका लगा साल 1984 में। 1984 में अक्टूबर में इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी की पूरी बागडोर राजीव गांधी के हाथ में आ गई। राजीव गांधी नए नए राजनीति में आए थे, उनकी कोई दिलचस्पी थी नहीं राजनीति में। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा और देश में इंदिरा गांधी के नाम पर सहानुभूति की ऐसी लहर चली कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें हासिल की, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार उलझन में है। दरअसल हुआ ये कि एक तो राजीव जी के कार्यकाल में शाहबानों का केस हो गया और दूसरा उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब कांग्रेस पार्टी की छवि एक सेकुलर पार्टी की छवि थी। इस घटना के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस कभी थोड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है और इसी से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी मूल विचारधारा से डगमगाने लगी और जनता लगातार भ्रमित होने लगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का जो एक तरफा दबदबा था राजीव गांधी जी के कार्यकाल के बाद, वो दबदबा खत्म होने लग गया। फिर आया साल 1991। 1991 में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई।
अब इसके बाद सरकार चलाने की जिम्मेदारी पीवी नरसिम्हा राव पर आ गई और कांग्रेस पार्टी की बागडोर सोनिया गांधी ने संभाल ली। साल 1996 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और 1996 से 2004 तक देश में गैर कांग्रेसी सरकारें चली। फिर आया साल 2004 में बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी और देश भर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी फिर से एक बार सरकार बना लेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 145 सीटों के साथ और उसके बाद कांग्रेस ने कई दलों के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को यूपीए नाम दिया गया और इसके बाद साल 2004 से 2014 तक देश में यूपीए सरकार चली जिसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर आया साल 2014। एक आए बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ। अब ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के आने के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है देश में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि 2014 के बाद की कहानी तो शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे हरियाणा रोडवेज की बस के पीछे लिखी हुई एक लाइन याद आई। उसमें लिखा हुआ रहता है कि यात्रा यूं ही चलेगी। तो कांग्रेस पार्टी का हाल भी 2014 के बाद यही है कि यात्रा यूं ही चलेगी, जिसको जो करना है करे, ये पार्टी तो ऐसी ही चलेगी। खैर, जिसको जैसे चलना है वो चले, हम भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।